वेलकम फ्रेंड्स, vedalifesciences.com में आपका स्वागत है। जो हमारा टारगेट है, जो हमारा इकलौता मोटिव है, वो है लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, यानी कि हैप्पीनेस फॉर ऑल। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये जो कोर्स बनाया है 16 डेज का बियॉन्ड आयुर्वेदा का जो ये कोर्स है हमारा, जिसके अंदर हम ये डिफरेंट वेज ऑफ हीलिंग हम सीखने वाले हैं। जिसके अंदर हम ऑलरेडी बहुत सारे कोर्स कर चुके हैं और बहुत सारे कोर्स अभी हम आगे करने वाले हैं। इसके अंदर जो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लीनिंग ऑफ आवर बॉडी, राइट। तो वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है फास्टिंग, यानी कि व्रत। व्रत रखना, फास्ट करना कोई किसी पर्टिकुलर धर्म से रिलेटेड नहीं है। मैं अभी आपको ये सारी चीजें आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, राइट। सो व्हाट इज फास्टिंग? नंबर वन, फास्टिंग इज ए वेरी ओल्ड वे। एक बहुत पुराना तरीका है हमारी बॉडी को क्लीन करने का। हमारी बॉडी जैसे बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी के अंदर इकट्ठी हो जाती हैं और मौसम के अकॉर्डिंग या सीजन के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में कई सारे टॉक्सिन्स डेवलप होते हैं, कई तरह के टॉक्सिन्स बन जाते हैं और इकट्ठे हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। उनको रिमूव करने का एक बेहतरीन तरीका है फास्टिंग, राइट। एक चीज हमें समझने की है, ये मैं ऑलरेडी जो हमारी फर्स्ट वर्कशॉप थी उसके अंदर डिस्क्राइब कर चुका हूँ, बहुत डिटेल में समझा चुका हूँ, लेकिन फिर भी आज एक बार और मुझे समझाने की ज़रूरत लगती है, तो मैं समझा देता हूँ, कोई बात नहीं, 2 बार समझा दूँगा, ठीक है? हमारी डाइजेशन इज़ द की ऑफ आवर लाइफ, राइट। जो भी हमारा एक छोटे से सेल से, जो माँ बाप से एक छोटा सा सेल, एक छोटा सा शुक्राणु था, उससे धीरे 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 इतनी बड़ी जो बॉडी बन गई, वो जो बनने का कारण है वो है हमारा फूड, यानी कि हमारा खाना। उस खाने में से जो न्यूट्रिशन निकलता है, वो न्यूट्रिशन जा करके हमारी बॉडी को डेवलप करता है, राइट। ये हमें बेसिकली मालूम ही है। लेकिन जो डाइजेशन है, जिसके थ्रू खाने में से न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं, कोई भी लैब या कोई भी साइंटिस्ट, दुनिया का कोई भी डॉक्टर आज भी ब्लड बना नहीं पाया। आप कोशिश, अगर आप कोई सोचें कि दुनिया की सारी दौलत इकट्ठी करके भी रोटी में से ब्लड निकाल दिया जाए, तो नहीं निकाल सकते। हमारे शरीर की जो डाइजेशन सिस्टम है, नॉट सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स की नहीं, हर जानवर की, हर जो जीव है, जो लिविंग एनी, जो कोई भी जीव है, उसके अंदर का जो डाइजेशन का सिस्टम है, वो चाहे कुछ भी खाए, बनता ब्लड ही है ना। तो उसी तरीके से हमारी बॉडी जो डेवलप हुई है, वो पूरी हमारे खाने के थ्रू हुई है। तो जो डाइजेशन है, इसको समझना, इसको यूज करना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए डाइजेशन को थोड़ा सा समझते हैं। डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है? ये जो सामने इमेज दिख रही है, ये ठीक है, ये मेजर डाइजेशन यहाँ होता है, इस पार्ट के अंदर होता है, लेकिन डाइजेशन स्टार्ट खाना खाने से पहले ही हो जाता है। ये बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत बेसिक है। जब हम खाना खाते हैं ना, जब खाना थाली में हमारे सामने आता है ना, जो आँखों से जब हम उसको देख लेते हैं एक बार, या उसकी खुशबू आती है, तभी हमारा डाइजेशन का प्रोसेस चालू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि मुँह में लार आना शुरू हो जाता है, हमारे जो ग्लैंड्स हैं वो एक्टिवेट होने शुरू हो जाते हैं, लिवर जो है वो अपने एसिड्स रिलीज़ करना शुरू कर देता है, जो हमारी जठर अग्नि है वो प्रिपेयर हो जाती है कि यस अब कुछ आने वाला है जिसको हमें डाइजेस्ट करना है, सारे सैनिक हथियार लेके तैयार हो जाते हैं। तो जैसे ही खाना हमारे सामने आता है, हमारे मुंह में पानी आना शुरू होता है और वो पानी जो है वो डाइजेशन का पहला चरण है। जैसे ही हम खाना खाते हैं, जैसे ही हमने बाइट ली और मुंह में डाली, जैसे ही हमने खाना खाया, जब हम उसको चबाते हैं, तो वो जो लार है, जो पानी हमारे मुंह में आ रहा होता है, वो खाने में मिलता है, खाने में अच्छी तरह मैश हो जाता है, खाने में अच्छी तरह मिक्स हो जाता है। जो अब हमारे जो टीथ हैं, जो हमारे टीथ का काम क्या होता है कि खाने को छोटे-छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन कर लेना। नहीं तो पूरी की पूरी रोटी ऐसे के सीधे अंदर डाल देंगे तो वो जम जाएगी अंदर जाके। दाँतों का काम है उसको च्यू करना, उसको बारीक-बारीक जितना लिक्विड जितना पॉसिबली वो लिक्विड कर सके उसको, उतना लिक्विड फॉर्म में उसको कन्वर्ट करने का काम जो है वो दाँत करते हैं। स्टेज 3 में क्या होता है, जब वो अंदर जाता है तब यहाँ से प्रोसेस शुरू होता है, जो हमारा आमाशय है, जिसको जो अभी ये ऊपर की ये वाली आपको ये जो दिख रहा है,
ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये हमारा पेट, इसी को हम स्टमक बोलते हैं, इसी को आमाशय बोलते हैं। इसके अंदर सारा खाना जाकर के इकट्ठा हो जाता है, जहां पर इसके अंदर तरह तरह के एसिड्स होते हैं, जो जाकर एसिड्स होते हैं जो इसको खाने को पिघलाते हैं, गला देते हैं पूरी तरीके से, उसको लिक्विफाई कर देते हैं। जितना खाना हम यहाँ पर स्टोर करते हैं वो पूरा पहले लिक्विड लिक्विड बनता है, उसके बाद आगे के प्रोसेस में जाता है। उसके बाद वो छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में क्या होता है, मैं अभी आगे उसका प्रोसेस आपको प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा। उसके बाद वो वहां से प्रोसेस होने के बाद फिर वो बड़ी आंत में जाता है और उसके बाद नीचे से वेस्ट की तरह निकल जाता है। ये डाइजेशन का मेजर आपको मैंने बता दिया। इसके अलावा किडनीज का भी रोल रहता है, इसके अलावा पेनक्रियास का भी रोल रहता है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें। मेजर रोल जो है डाइजेशन का वो ये है, राइट। 3 हिस्से हैं जहां पर खाना एक्चुअल में डाइजेस्ट होता है। वो है हमारी, एक तो ये पेट जिसको हम स्टमक बोलते हैं, एक हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन और एक हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अब ये करते क्या हैं, जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो या तो वो फ्रूट होगा, फल होंगे, या वो सब्जियां होंगी, या वो अनाज होगा। 3 ही तरह का खाना हम खाते हैं। नॉनवेज की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि नॉनवेज जो है वो खा तो सकते हैं, खाना चाहिए, उसके उसके थ्रू भी हमें बहुत सारे प्रोटीन्स और बहुत सारी चीजें बॉडी को मिलती हैं। लेकिन अगर हम नॉनवेज की बात करें तो वो भी ग्रेन का ही, जितना टाइम ग्रेन्स को लगता है लगभग उतना ही टाइम नॉनवेज को भी लगता है, अगर ढंग से पका हुआ होगा तो, कच्चा होगा तो नहीं, ठीक है। फ्रूट्स जो हैं उनको डाइजेस्ट होने में हमारी बॉडी में 3 घंटे का समय लगता है, प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट होने, यानी कि 1 घंटा स्टमक के अंदर, 1 घंटा स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर और 1 घंटा लार्ज इंटेस्टाइन्स के अंदर। जो वेजिटेबल्स हैं अगर उनको खाया जाए तो 6 घंटे का समय उनको लगता है प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट होने के लिए, यानी कि 2 घंटा स्टमक के अंदर, 2 घंटा छोटी इंटेस्टाइन्स के अंदर, 2 घंटा बड़ी इंटेस्टाइन्स के अंदर। जो ग्रेन्स या नॉनवेज जो होता है उसको 18 घंटे का समय लगता है प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट होने के लिए, यानी कि 6 घंटा पेट में, 6 घंटा छोटी आंत में, 6 घंटा बड़ी आंत में। लेकिन ये तब है जब वो अनाज का दाना, या जो हम नॉनवेज ले रहे हैं, या जो जो वेजिटेबल्स की हमने बात करी है, ये सब पकी हुई हैं। अगर कच्ची होती हैं, ये ये सब कच्ची हैं, कच्चे को इतना समय लगता है 6 घंटा, 18 घंटा, है ना। कच्चा अगर हम खा लेंगे तो इतना समय लगेगा, इसीलिए हमें कहा जाता है कच्चा अनाज नहीं खाना चाहिए, पका के खाना चाहिए, क्योंकि नहीं तो उतनी देर तक वो शरीर में पड़ा रहेगा और उतनी देर में वो सड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कच्चे चावल खाने से पेट में दर्द होगी, या कच्ची दाल खाने से पेट में दर्द होगी। वो पेट में दर्द होने का कारण ही ये है कि वो वहां जाके जम जाने वाला है। जम जाएगा तो कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होगा, कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ तो क्रिएट करेगा ही। तो वो वहां पे जम जाने की वजह से वो वहां पे प्रॉब्लम करता है। लेकिन अगर हम उसको अच्छी तरह पका लें, इस हद तक पका लें कि उससे ज्यादा पकाएंगे तो वो जल जाएगा, है ना। अगर हम इस हद तक पूरी प्रॉपर लिमिट तक हम उसको अच्छी तरीके से पका लें तो भी उसको पचने के लिए, डाइजेस्ट होने के लिए आधा, यानी कि 6 घंटे की जगह पे उसको 3 घंटे लगेंगे, 18 घंटे की जगह पे उसको 9 घंटे तो कम से कम लगेंगे ही लगेंगे प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट होने के लिए, यानी कि 3 घंटा पेट में, 3 घंटा छोटी आंत में, 3 घंटा बड़ी आंत में। ये कैसे कैलकुलेट होता है, कितना, जितना खाने के जो जो भी हम खा रहे हैं उसके अंदर नेचुरल वाटर कितना है उससे डिसाइड होता है। जितना ज्यादा पानी होगा उतना कम समय लगेगा, क्योंकि उसको लिक्विड बनाने में, गलाने में कम समय लगेगा। जितना हार्ड होगा, जितना उसके अंदर पानी का कंटेंट, नेचुरल पानी का कंटेंट कम होगा, उतना ज्यादा वो उसको पचाना, गलाना, पहले उसको बारीक करना, फिर उसको गलाना, फिर लिक्विड बनाना, उतना ज्यादा समय उसको डाइजेस्ट करने में लगेगा। तो ये सिंपल सा एक क्राइटेरिया है। नाउ अब आपको समझना ये है कि हम पूरे दिन भर में जो भी खाएंगे, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, या नॉनवेज, या एग, या चिकन, या जो भी है, जो कुछ भी आप खा रहे हैं, इन्हीं में से कुछ होगा। मैक्सिमम उसको 9 घंटा तो चाहिए ही चाहिए, कम से कम हमारी बॉडी के अंदर उसको 9 घंटा तो चाहिए ही,
डाइजेस्ट होकर वॉश आउट होने के लिए। राइट, इतना क्लियर हो गया? आगे बढ़ें। राइट, 9 घंटे का ये साइकिल जो है, आप इसको याद रखिएगा। अब ये क्या है? ये है हमारी इंटेस्टाइन्स का इंटरनल लेआउट। जो हमारी इंटेस्टाइन है, हमारी छोटी आंत है, अगर हम उसको बीच में से काट दें तो जो उसका अंदर का इंटरनल जो उसका हिस्सा है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। राइट, ये जो छोटी छोटी ये जो आपको दांत दिख रहे हैं, ये जो दांत जैसे बने हुए हैं, ये होती है विलाई। कोई विलाई बोलता है, कोई विली बोलता है, ये अलग अलग लैंग्वेजेस के हिसाब से, अमेरिकन इंग्लिश और ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश और ये वाली इंग्लिश, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत लैंग्वेजेस का फर्क है। बस थोड़ा है, चीज एक ही, बात एक ही है। कोई विलाई बोलता है, कोई विली बोलता है। तो ये जो विलाई है, इसका क्या काम होता है? ये जो ऊपर से लिक्विड होने के बाद जो खाना अंतड़ियों में आता है, छोटी आंत में आता है, ये उसको अपने अंदर क्रश करती है। अच्छे तरीके से क्रश करने के बाद उसमें से रस को चूस के अच्छी तरह लीवर के पास भेज देती हैं, जहां पर उसकी प्रोसेसिंग होती है और वहां से वो न्यूट्रिएंट्स अलग अलग करके वो पूरी बॉडी के पास भेजना शुरू कर देता है। ये बेसिक है, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, बहुत बेसिक में बता रहा हूँ। ठीक है, तो बिलाइज का काम होता है जो ऊपर से खाना आ रहा है उसको अच्छे तरीके से डाइजेस्ट करना, उसको निचोड़ के उसमें से रस निकाल के भेजना। लेकिन जरा सोचिए, हम क्या करते हैं, हमारी गलती क्या, हम क्या करते हैं? अगर ये विलाई, ये अगर इस तरीके से है, हमारा पेट के अंदर का अंतड़ियों का जो साफ सुथरा विलाई जिस तरीके से अभी हमने देखी, इतनी नीट एंड क्लीन, इतनी साफ सुथरी विलाई अगर हमारी है और खाना अगर जा रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई परेशानी ही नहीं है, कोई बीमारी पैदा शरीर में हो ही नहीं सकती। क्योंकि जो ये प्रकृति ने शरीर बनाया है, ये एक मशीन की तरह बनाया है, ये अपने आप हीलिंग करना जानता है ना। लेकिन अगर विलाई के ऊपर कुछ इस तरह का जम जाए, आप सोच के देखिए, विलाई है, विलाई तो कहाँ खो गई, कहाँ छुप गई, वो तो पता ही नहीं है। उसके ऊपर ये गंदगी की है कि ये लेयर जो है ये जमती चली गई, जमती चली गई। और ये जमती कैसे है, ये जमती कैसे है, ये समझने की जरूरत है। हमने खाना सुबह का खाया, सुबह नाश्ता किया खूब अच्छा, क्योंकि हैवी नाश्ता करना चाहिए। हमारे हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो हमें बता के गए हैं कि नाश्ता नाश्ता जो होता है वो राजा की तरह करना चाहिए। राइट, खूब अच्छा हैवी नाश्ता करना चाहिए। हमने हैवी नाश्ता कर लिया, लगभग 8 बजे 9 बजे हमने हैवी नाश्ता कर लिया। 9 घंटे का समय चाहिए हमें डाइजेस्ट करने के लिए किसी भी तरह के फूड को। ये हमने अभी पीछे साइकिल समझा। 9 घंटा पूरा नहीं हुआ, 2 बजे हमने लंच कर लिया। जब वो 2 बजे हमने जो लंच किया वो भी प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाया, उसके भी 9 घंटे कंप्लीट नहीं हो पाए। नेक्स्ट हमने डिनर में, फिर हमने डिनर कर लिया। तो ये जो साइकिल है ये चलता ही जा रहा है रेगुलर, कॉन्टिन्यूसली। हम पुराना खाना जो खाया हुआ है उसको ढंग से अच्छी तरह से डाइजेस्ट होने का समय भी नहीं देते हैं और डालते चले जा रहे हैं बीच में। लेकिन इसके बीच बीच में क्या क्या आ जाता है? चाय, समोसा, बिस्किट, नमकीन, चिप्स, मोमोज, आपके चाउमीन, आपका डोसा, आपका चॉकलेट, आपकी टॉफी, एक छोटी सी टॉफी भी। जी हाँ, ये सारी चीजें बीच बीच में हम डालते चले जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जा करके डिपॉजिट होती चली जा रही हैं, होती चली जा रही हैं, होती चली जा रही हैं। और कुछ मेडिकेशन इस तरह की होती हैं जो जमा हो जाती हैं शरीर में। लाइक अगर हम क्रोसिन की बात करें, एक छोटा सा एक पैरासीटामोल की एक टैबलेट की बात करें, तो वो एक छोटी सी टैबलेट जब हम खा लेते हैं, एक टैबलेट को बॉडी के अंदर से पूरी तरीके से डाइजेस्ट होकर के निकलने तक का जो प्रोसेस है उसमें 3 दिन का समय लगता है। एक गोली की बात कर रहा हूँ, और डॉक्टर हमें दिन में 3-3 गोलियां लेने के लिए बोल देता है। ठीक है, वो साथ में ये भी जरूर बोलता है कि पानी खूब पीना, लिक्विड डाइट लेना, वो भी ये भी बोल देता है, लेकिन गोली तो दे ही रहा है ना, गोली तो जमा हो ही रही है ना। हम एक जमाने जो हुई है वो निकल नहीं पाती है, दूसरी डाल लेते हैं, वो जमा नहीं हो पा रही है। उनकी सोचिए, जो लगातार कई सालों से गोलियां खा रहे हैं, दवाइयां खा रहे हैं, उनके अंदर कितना डिपॉजिट हो चुका होगा। फिर थोड़े टाइम बाद बोल देते हैं कि ये गोली पहले असर करती थी, अब असर नहीं करती है। कहाँ से करेगी, कैसे करेगी?
ये जम चुकी है, पूरा गंदगी इस तरीके से, एक सीवर का पाइप होता है ना जिस तरीके से अंदर से जम जाता है, उस तरीके से पूरा अंदर से ये जम चुकी है। कैसे काम करेगा बताइए? विलई तक तो पहुंच ही नहीं पा रहे। आप अच्छे से वर्ल्ड का नंबर 1 न्यूट्रिशन लेकर आइए, वर्ल्ड का नंबर 1 बेस्ट न्यूट्रिशन आप लेकर आइए और उसको कोशिश कीजिए। आप कहेंगे ये तो बेकार है, काम ही नहीं करता है। कैसे काम करेगा? विलई तक तो वो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, विलय तक तो वो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। जब वो विलय तक पहुंच ही नहीं पाएगा तो विलय क्या लीवर तक पहुंचेगी और लीवर क्या उसमें से निकाल करके बॉडी के पार्ट्स तक भेज पाएगा? राइट? समझ गए आप? ये छोटा सा बेसिक सा फॉर्मूला। विलय को हमें क्लीन करना है ताकि जो भी हम खा रहे हैं वो चूस के लीवर के पास पहुंचा सके। नंबर 1। सेकेंड, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम विलई का भी इंटरनल व्यू देखें, विलई को भी छोटा उसको भी माइक्रोस्कोप से अगर हम उसको इंटरनली उसको देखेंगे, तो जहाँ वो जमी हुई, जहाँ पे हमें वो विलई का एक समझ में आता है, जो एक वो उसका एक टेंटिकल होता है छोटा सा, वो जहाँ से सक करके बॉडी के पास भेजने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर तो गंदगी की लेयर जमी हुई है। तो वो सक क्या करेगा? हमारा ताजा फ्रेश खाया हुआ खाना या जो गंदगी की लेयर जमी हुई है उसी को चूसेगा, क्योंकि उसके उसके कांटेक्ट में वही आ रहा है, तो वो उसी को चूसना शुरू करेगा, क्योंकि उसका तो काम है, वो तो लगा हुआ है अपने काम में करने में, है ना? तो वो जो गंदगी है उसी को सक करके कोशिश करेगा आगे भेजने की। तो जितना ज्यादा वो गंदगी को भेजेगा, वो टॉक्सिन्स है, वो जा करके कहीं ना कहीं बॉडी में डिपॉजिट होने शुरू हो जाएंगे। ये ब्लड के साथ देखिए टॉक्सिन्स किस तरीके से ब्लड के साथ मिलके बॉडी के अंदर जाते चले जा रहे हैं, जाते चले जा रहे हैं। अब जहां जाकर ये डिपॉजिट होंगे, अब ये देखिए नस के अंदर ये टॉक्सिन्स भरने की वजह से क्या हुआ, इसका ब्लड का जो फ्लो होने के लिए जितनी जगह होनी चाहिए थी, वो जगह सारी इसने येलो पार्ट ने कवर कर ली, और जगह थोड़ा सा रास्ता रह गया है। अब उतनी से छोटे से रास्ते में से ब्लड को तो निकलना है, तो ब्लड का प्रेशर तेज हो जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला है। जैसे अगर हम पानी का जो पाइप होता है उसके आगे ऐसे छोटा सा अंगूठा लगा करके उसका रास्ता रोकते हैं, तो पानी का स्पीड तेज हो जाती है, प्रेशर तेज हो जाता है। सेम वे इसी तरीके से हमारा ब्लड प्रेशर की बीमारी, हार्ट की बीमारी, ये सब पैदा हो जाती है। ठीक है? अब आप ये देखिए किस तरीके से ब्लड के अंदर, नसों के अंदर जा जाके टॉक्सिन्स जो है जमा होना शुरू हो जाता है। जहां जाके जमा होगा, यानी कि अगर ये लिवर के अंदर जाके डिपॉजिट होना शुरू होगा तो लिवर के अंदर प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी, बीमारियां होनी शुरू हो जाएंगी। अगर ये हार्ट में जमा होगा तो हार्ट की बीमारियां, ब्रेन में जमा होगा तो ब्रेन की बीमारियां, स्किन में डिपॉजिट होगा तो स्किन की बीमारियां, आंखों में जमा होगा तो आंखें वीक हो जाएंगी और डॉक्टर चश्मा पहना देगा, इसकी तो कोई बात ही नहीं करेगा, है ना? तो ये सारी बीमारियां हमारी टॉक्सिन से स्टार्ट होती हैं। राइट? तो हमें नंबर 1 सबसे पहले विलई को क्लीन करना है ताकि वो गंदगी शरीर में फैलाने से रोके, आगे शरीर के अंदर फैलाए नहीं। राइट? शरीर के अंदर फैलाती जाएगी तो बीमारियां बढ़ती जाएंगी। सबसे पहले हमें विलई को क्लीन करना है, फिर पूरी बॉडी में से ब्लड को क्लीन करना है, टॉक्सिन को रिमूव करना है। राइट? कैसे करना है वो भी हम समझते हैं। एक चीज और समझने की बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और हड्डी टूट जाती है, किसी का भी हो सकता है ना, हो गया मान लो किसी की हड्डी टूट गई, तो डॉक्टर क्या करेगा? आप क्या करेंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर क्या करेगा? उसको सीधा करके बांध देगा, उसके ऊपर प्लास्टर कर देगा, और क्या करेगा, है ना? लेकिन हड्डी को जोड़ नहीं सकता है। मैं वो नट पेच कस के और उसको टाइट करके और उसको लोहे की रॉड के साथ बांध के, मैं वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नेचुरल उसको जोड़ने की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर उसको जोड़ नहीं सकता है, डॉक्टर सिर्फ उसको सीधा करके प्लास्टर कर सकता है बस। प्लास्टर भी इसलिए ताकि वो बार बार हिले ना अपनी जगह से, है ना? जुड़ेगी वो खुद ही, जुड़ेगी वो अपनी ही इंटरनल शक्ति के साथ। तो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई इंटरनल एक शक्ति ऐसी है जो हीलिंग कर रही है हमारी बॉडी में। कुछ ना कुछ, कोई तो पावर है हमारी बॉडी में, कुछ तो है, कोई तो ऐसी शक्ति है जो हीलिंग कर रही है, जो टूटी हुई हड्डियों तक को जोड़ सकती है। छोटे छोटे जख्म तो कई बार हमारे, अगर कोई खरोच लग जाती है तो हमें उसके ऊपर कोई दवाई लगाने की जरूरत भी नहीं होती है, वो वहीं पे अपने आप खून निकलता है, खून जम जाता है, एक पपड़ी सी बन जाती है, वो पपड़ी धीरे धीरे बन के उतर जाती है, नीचे से नई स्किन आ जाती है और वो घाव ठीक हो जाता है। कोई ना कोई शक्ति तो है जो ये सारी चीजें कर रही है। वो क्या है?
दोस्तों ये जो शक्ति है ना, ये है हमारी लाइफ फोर्स, हमारी जीवन ऊर्जा, हमारी इम्यूनिटी, हमारी इसको हम किसी भी नाम से बुला सकते हैं। चाइनीज लोग इसको ची कहा करते हैं, जापानीज लोग की कहा करते हैं, और किसी भी भाषा में इसको कुछ भी कह लो, है तो ये एक ऊर्जा, एक एनर्जी, एक ताकत, एक शक्ति, है ना। ये जो ऊर्जा है, ये हम सब में बराबर है। ऐसा नहीं है कि मेरी हड्डी टूटेगी और जल्दी जुड़ जाएगी और आपकी हड्डी टूटेगी बहुत देर से जुड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी, आपने उसको इम्यूनिटी को कितना स्ट्रॉन्ग बना रखा है। ये इम्यूनिटी हम सबके अंदर है, ये लाइफ फोर्स हम सबके अंदर है, ये प्राण ऊर्जा, जो प्राणों की ऊर्जा है, ये हम सबके अंदर है और सबके अंदर बराबर है, किसी के अंदर कोई भेदभाव नहीं है। ये कोई भेदभाव नहीं करती, आप छोटे हैं, बड़े हैं, गोरे हैं, काले हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन है, आपको इनको इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पूछ के नहीं हो रही। ये लाइफ फोर्स है, ये हमारी जीवन की ऊर्जा है, ये हमारे सबके अंदर है, राइट। ये जो ऊर्जा है, ये बहुत एक्सट्रीमली पावरफुल, टूटी हुई हड्डियों तक को कुछ दिनों में जोड़ देती है। सोच के देखिए, कोई डॉक्टर नहीं जोड़ सकता। इतनी मेडिकल साइंस वो हो गई है, एडवांस हो गई है, इतनी मेडिकल साइंस ने तरक्की करी है, लेकिन टूटी हुई हड्डी को वो जोड़ नहीं सकते आज भी। ब्लड बना नहीं सकते रोटी में से, चावल में से। हम चाहे रोटी खाएं, चाहे चावल खाएं, चाहे डोसा खाएं, चाहे छोले भटूरे खाएं, चाहे समोसा खाएं, चाहे पकौड़ा खाएं, चाहे कुछ भी खाएं, बनता खून ही है। बनता उसी ग्रुप का, अगर मेरा बी पॉजिटिव है तो बी पॉजिटिव का ही ग्रुप उसका ब्लड बनेगा। ऐसा नहीं है कि मैं 4 दिन चावल खाने छोड़ दूंगा तो वो बी पॉजिटिव से बी माइनस हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं। उतने ही उसी का बनेगा, और सभी के अंदर ऐसे ही है। ये बहुत बेहतरीन तरीके से पावरफुल है, इतनी जबरदस्त पावर है इसके अंदर कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। फर्क क्या है, ये जो लाइफ फोर्स है ना, ये एक बार में एक ही काम कर सकती है, ओनली वन थिंग एट अ टाइम। वो वन थिंग क्या है, या तो हीलिंग या डाइजेशन। एक टाइम में या तो वो हीलिंग कर सकती है, हमारी बॉडी का रिपेयरिंग कर सकती है, हमारी बॉडी की उसका इलाज कर सकती है, उसकी बीमारियों को दूर कर सकती है, या डाइजेशन कर सकती है। लेकिन हमने क्या कर रखा है, हमने इसको टोटल डाइजेशन में बिजी कर रखा है। वो 9 घंटे वाला साइकिल जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, कि सुबह का खाना प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ, दोपहर को खा लिया, दोपहर का खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, चाय पकौड़ा समोसा कुछ ना कुछ बीच में फिर डाल दिया, वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हुआ, डिनर कुछ ना कुछ हम डालते चले जा रहे हैं, 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 डालते चले जा रहे हैं। डाइजेशन, लगातार डाइजेशन 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 डाइजेशन, बस उसी में हमारी जो इम्यूनिटी पावर है वो लगी हुई है। हीलिंग कब करेगी फिर? हीलिंग करने के लिए उसको थोड़ा ब्रेक तो चाहिए कि नहीं चाहिए डाइजेशन से। खाली नहीं बैठेगी, ये बात पक्की है। ऐसा नहीं है कि डाइजेशन कंप्लीट करने के बाद वो सोचे कि मैं 5 मिनट का ब्रेक ले लेती हूँ, है ही नहीं। वो एनर्जी है, एनर्जी खाली बैठ ही नहीं सकती है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती है, वो उसको कुछ करना है, उसको चलते रहना है, राइट। तो डाइजेशन से बिजी हमने कर रखा है, तो नंबर 1 हमारा सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, हमें डाइजेशन को ब्रेक देना है, ताकि जो लाइफ फोर्स है वो हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर सके, राइट। अब सोच के देखिए, जो शक्ति, जो महाशक्ति हमारे अंदर है, जो टोटल डाइजेशन में लगी हुई है, अगर वो डाइजेशन से फ्री हो जाए तो क्या क्या नहीं कर सकती, क्या क्या नहीं कर सकती। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हड्डियां जोड़ सकती है अगर, तो क्या वो ब्लड के अंदर भरे हुए टॉक्सिन्स को निकाल कर बाहर नहीं फेंक सकती? क्या वो हमारी बीमारियों को ठीक नहीं कर सकती? वो सारी चीजें ठीक कर सकती है, सब कुछ बिल्कुल रिन्यू कर सकती है। बस सिर्फ बात सिर्फ इतनी है कि हमें उसको डाइजेशन से ब्रेक देना है। नाउ कुछ लोग फास्टिंग तो करते हैं, लेकिन एक गलती जरूर करते हैं। क्या गलती करते हैं? फास्टिंग के दौरान चाय पी लेते हैं, कॉफी पी लेते हैं, दूध पी लेते हैं, फलों का जूस पी लेते हैं। अब आप सोचोगे कि फास्टिंग में जूस तो पिया जा सकता है, पिया जा सकता है, लेकिन फास्टिंग करने का जो रीजन था, जिस वजह से हमने फास्टिंग करनी थी, वो फास्टिंग का जो रीजन था वो खत्म हो गया। ठीक है,
हमें फलों का जूस, चाय, कॉफी, दूध ये नहीं पीना है फास्टिंग के दौरान, राइट। फास्टिंग के दौरान आप क्या पी सकते हैं, वो है खूब सारा पानी, अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ पानी। दूसरा नारियल पानी। तीसरा सब्जियों का जूस आप पी सकते हैं, फलों का नहीं। सब्जियों का जूस, करेले का पी सकते हैं, खीरे का पी सकते हैं, घिए का पी सकते हैं, पेठे का पी सकते हैं, ये जो सीताफल, इन सब सब्जियों का आप पी सकते हैं, फलों का नहीं। नींबू का पानी, जो नींबू का रस जो होता है वो पानी में मिलाकर आप पी सकते हैं, क्योंकि वो बहुत एक बढ़िया डिटॉक्सिफायर है, वो बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए बहुत एक्टिवली काम करता है, राइट। तो ये हुआ जो गलतियां फास्टिंग के दौरान लोग करते हैं। There are 6 पॉपुलर वेज ऑफ डूइंग फास्टिंग। इसको हम इंटरमिटेंट फास्टिंग भी बोलते हैं। 6 डिफरेंट अलग अलग तरीके से ये किया जा सकता है। नंबर 1 16/8, 5/2, ईट स्टॉप ईट, ऑल्टरनेटिव डे फास्टिंग, वॉरियर डाइट और स्पॉन्टेनियस। ये अलग अलग 6 तरह की फास्टिंग है। अब ये है क्या, इसको हम डिटेल में समझेंगे। 16/8 मेथड, ये मेथड सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा कॉमन है, लेकिन अगर ढंग से किया जाए तो। कई लोग मैंने देखे जो बोलते हैं कि हम फास्टिंग तो कर रहे हैं लेकिन कोई रिजल्ट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, उसका जब उसको एनालाइज किया और उनका डाइट चार्ट प्रिपेयर किया और क्या वो डेली रूटीन कर रहे हैं, वो सारी चीजें एनालाइज करी, तब ये देखा कि वो फास्टिंग के दौरान चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, सुबह उठते ही ग्रीन टी पी रहे हैं। तो फास्टिंग कैसे हुई? फास्टिंग सिर्फ खाना खाने या ना खाने से नहीं होती है, ठीक है। तो ये गलतियां आप लोग ना करें, इसीलिए मैं ये बार बार रिपीट करके बता रहा हूँ। 16/8 का जो मेथड है, ये टोटली क्या है, हमने ये समझा कि 9 घंटे का साइकिल लगता है खाने को डाइजेस्ट होने के लिए, राइट। अगर हम अपना दिन का आखिरी खाना 8 बजे तक, रात को 8 बजे तक हम खाना डिनर ले लें अपना, और डिनर लेने के बाद हम कुछ ना खाएं, पानी जितना मर्जी जब मर्जी जितना मर्जी पी सकते हैं, 8 बजे से लेकर 9 घंटे कब पूरे हो जाएंगे? सुबह 5 बजे तक हमारे 9 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे ही सुबह 5 बजे तक 9 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे, तो 5 बजे से लेकर सुबह, अगर हम लेट्स से कि हम 8 बजे तक, सुबह 8 बजे तक हम फास्टिंग करते हैं, तो सुबह 8 बजे तक का जो टाइम है वो 3 घंटे हमारी हीलिंग के लिए हमें मिल गए। जो लाइफ फोर्स है वो 3 घंटे में हीलिंग कर रही होगी, और उस टाइम पे हम सोए होते हैं, और सोए हुए अवस्था में जो हीलिंग होती है वो वैसे भी डबल हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी और कुछ कर नहीं रही है। जागे हुए में तो हम कई चीजें और भी कर रहे होते हैं, कभी लिख रहे हैं, कभी पढ़ रहे हैं, कभी कोई काम कर रहे हैं, या ऑफिस में या ड्राइविंग कर रहे हैं, या कुछ ना कुछ करने में लगे रहते हैं। तो उस टाइम पे हमारी एनर्जी डाइवर्टेड रहती है, लेकिन सोए हुए में तो एक ही काम है, ठीक है, या तो हीलिंग या डाइजेशन, दो ही चीजें होती हैं। तो सुबह जो रात का खाना है आप 8 बजे लीजिए, सुबह 8 बजे तक 12 घंटे पूरे हो जाते हैं आपके। 4 घंटे उसमें और जो जोड़ दीजिए दोपहर के 12 बजे तक, यानी कि आपने हीलिंग के लिए कितना टाइम ले लिया? सुबह 5 बजे से लेकर के दोपहर के 12 बजे तक, यानी कि पूरे के पूरे आपने 7 घंटे आपने हीलिंग के लिए ले लिए। अगर डेली आपकी बॉडी को 7 घंटे हीलिंग के मिल गए ना, आप 3 महीने से लेकर के 6 महीने के अंदर आप अपने अंदर रिजल्ट देखिएगा, क्या जबरदस्त रिजल्ट आता है। आपकी सारी बीमारियां, आपकी सारी चीजें सॉल्व होने की संभावना है, सारी चीजें ठीक हो सकती है। इतनी पावर है इस फास्टिंग के, इस सर्कल के अंदर, इस साइकिल के अंदर, राइट। मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ डूइंग फास्टिंग। इसके अलावा अब दूसरी बात अच्छा हाँ, इसी के अंदर एक चीज और, लोग सोचते हैं कि 16 घंटे फास्ट कैसे होगा, 16 घंटे हम कैसे करेंगे, 16 घंटे को इतना हवा बना देते हैं कि 16 घंटे हमसे तो नहीं होगा, 16 घंटे तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक्चुअल में 16 घंटे है नहीं, क्योंकि रात को 10 साढ़े 10 बजे अगर आप सो जाते हैं और सुबह 7 बजे तक सो रहे हैं, तो आपने लगभग आप 8-9 घंटे तो सो ही रहे हैं 16 में से। 3-4 घंटे सुबह के, 3-4 घंटे शाम के, यही तो है आपकी एक्चुअल फास्टिंग। और उसके अंदर भी आप पानी पीजिए ना खूब सारा, आपको भूख फील ही नहीं होगी। शुरू शुरू में हो सकता है 1 दिन 2 दिन थोड़ा सा लगे कि कुछ नहीं खाया, लेकिन वो सिर्फ साइकोलॉजिकल होगा, फिजिकल लेवल पे कुछ नहीं होगा, ठीक है। नंबर 1।
सेकेंड मेथड इज 5/2। इसमें हमने क्या करना होता है, एक दिन खाएंगे नॉर्मल तरीके से जैसे हम खाना खाते हैं डेली, दूसरे दिन बिल्कुल छोड़ देंगे, तीसरे दिन खाएंगे, चौथे दिन छोड़ देंगे, एक दिन छोड़ के एक दिन, 2 दिन छोड़ के एक दिन, ऐसे ऐसे करके हम, या 2 तरीके हैं, या तो हम पूरी तरह खाना छोड़ सकते हैं या फिर हम बिल्कुल हल्की डाइट, लिमिटेड सी डाइट हम थोड़ी सी ले सकते हैं, कैलोरीज नाप के। वुमेन के लिए 500 कैलोरी मैक्सिमम, मैन के लिए 600 कैलोरी मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है, नहीं तो फिर वो फास्टिंग कहलाएगी नहीं, ठीक है। दूसरा मेथड ये हो गया। तीसरा मेथड क्या है, वही नॉर्मली खाना है, छोड़ देना है, नॉर्मली खाना है, छोड़ देना है, एक दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के, एक दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के आपको खाना है, छोड़ना है, खाना है, छोड़ना है, ऐसे करते रहेंगे तो क्या होगा, बीच में जिस दिन आप छोड़ रहे हैं उन दिनों में आपको पूरी आपकी बॉडी को पूरा टाइम मिल जाएगा हीलिंग के लिए, राइट। चौथा मेथड है ऑल्टरनेट डे फास्टिंग। इसमें भी वही है, और उसमें तो 2 दिन का गैप हो रहा था बीच में, कभी 1 दिन का, कभी 2 दिन का। इसमें क्या है, एक दिन छोड़ना है, एक दिन खाना है, एक दिन छोड़ना है, एक दिन खाना है। सिंपल मेथड है, बहुत सिंपल है, इसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। वॉरियर डाइट में क्या होता है कि हमें जैसे 16/8 है उसी तरीके से है, बट इसमें क्या होता है कि मॉर्निंग का जो टाइम है उसमें हम कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यूज करते हैं ताकि हमारी डिटॉक्सिफिकेशन भी साथ साथ होती रहे। इसमें हम स्मूदीज वगैरह ले लेते हैं मॉर्निंग के टाइम में, या फ्रूट्स का या वेजिटेबल्स का जूस मिक्स करके ले लेते हैं, या नींबू पानी लेते हैं, या ग्रीन टी लेते हैं, ये इस टाइम पे हम ये चीज ले सकते हैं, राइट। ये वॉरियर डाइट हो गई। और लास्ट स्पॉन्टेनियस मील जो है, इसमें हमने कभी छोड़ा कभी खाया, कभी छोड़ा कभी खाया, दिन में कभी ब्रेकफास्ट छोड़ा, एक दिन लंच छोड़ा, एक दिन डिनर छोड़ा, उससे क्या होगा, जो 9 घंटे का साइकिल है, ये उन लोगों के लिए है, ये सबके लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए जिनसे बिल्कुल भूख बर्दाश्त ही नहीं होती है, जिनको चाहिए कुछ ना कुछ खाने के लिए, चमचम चमचम कुछ ना कुछ चबाने के लिए चाहिए, उनको खाने के लिए नहीं चाहिए, चबाने के लिए चाहिए, ये उनके लिए ठीक है, ठीक है। तो अब आप अगर सोचेंगे इन 6 में से कौन सा मेथड आपके लिए सूट करता है, कौन सा बेस्ट है, सारे बेस्ट हैं। मेरा कहना है कि आप एक हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए सारे मेथड ट्राई करके अपने ऊपर चेक कीजिए कि आपको कौन सा ज्यादा सूट कर रहा है, फिर उसी को फॉलो करते रहिए। सारे मेथड अच्छे हैं, लेकिन बीच बीच में कभी कभी चीटिंग कीजिए, नहीं तो बॉडी जो है ना अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। अगर आप डेली 16/8 आप करते रहेंगे, 6 घंटा, 16 घंटे आपने फास्ट किया, 8 घंटे आपने खाना खाया, 16 घंटे फास्ट किया, 8 घंटे आपने खाना खाया, अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो बॉडी उसकी हैबिट बना लेगी। बीच बीच में कभी कभी चीटिंग कर लीजिए, थोड़ा सा छोले भटूरे खा लीजिए, थोड़ा राजमा चावल खा लीजिए, थोड़ा डोसा खा लीजिए, थोड़ा कुछ ना कुछ चीटिंग, बर्गर खा लीजिए। देखिए, पहला ऐसा बंदा होगा जो आपको ये सब खाने के लिए बोल रहा है, ठीक है। चीट डे 15 दिन में एक बार चीट डे जरूर लीजिए, ठीक है। कुछ भी खाइए, उसमें आप जो मर्जी खाइए, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, लेकिन बस इतना ध्यान रखिएगा कि कैलोरी जो है ओवर एक्सेसिव ना हो जाए। ऐसा नहीं है कि आज मिला है तो बस 1 प्लेट की जगह 4 प्लेट खा लिया, नहीं ऐसा, ठीक है। एक छोटा सा वीडियो है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये वीडियो जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये फास्टिंग के सारे बेनिफिट्स और सारी चीजें आपको बताने वाला है कि फास्टिंग से क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। 2 वीडियो हैं, दोनों साथ में ही आपको दिखा देता हूँ, राइट। 1 सेकेंड में वीडियो शेयर करता हूँ आपके साथ। हम यहाँ ऐसा कर रहे हैं कि हर तरह की टाइप 2 डायबिटीज और उससे होने वाली दिक्कतों को दूर कर रहे हैं उपवास से। ये कैलोरीज कम करने से बहुत अलग है। उपवास 6 गुना बेहतर है इस खतरनाक चर्बी से मुक्ति पाने के लिए। सबसे पहला जो मुझे फर्क दिखा वो है वजन का कम होना। मैंने 7 दिनों में 9 किलो वजन कम किया है। मैंने 18 किलो वजन कम किया और वापस कभी नहीं बढ़ा। मैंने करीब 40 किलो वजन कम किया है और अभी भी कर रही हूँ। असल में पहले से ज्यादा कसरत कर सकते हैं। मैं हमेशा खाली पेट कसरत करता हूँ उपवास के दौरान। मैं एक दिन में 210 यूनिट इंसुलिन लिया करती थी और अब वो सारी छूट गई है। उपवास ने मेरी जान बचा ली। ये दवाई से भी अच्छा है। मैं हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा ले रही थी और वो 2 हफ्ते बाद आई और उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल था और अब मैं कोई दवा नहीं ले रही हूँ।
उपवास उतना ही प्रभावकारी है जितनी की कीमोथेरेपी। मेरी गांठ लगातार कम होती रही और अब बिल्कुल खत्म हो गई। नो कैंसर। 21 साल से मैं हूँ कैंसर फ्री। What does fasting do to your brain? We have been made to believe that the average human should consume 3 meals a day, plus snacks and drinks. But the truth is that this amount of food is not necessary to maintain a healthy body and mind. Food companies and pharmaceutical industries push for excessive food consumption in order to make an ever-growing profit. The bottom line is that healthy people who exercise and engage in fasting are not profitable enough for these billion-dollar companies. The sad reality is that many people today lack self-control and do not eat out of hunger, but purely for the comfort and enjoyment of food. This has sparked a rise in obesity and many other diseases. The Prophet, peace be upon him, emphasized the habit of eating less as a method of preventing sickness and disease. He said, "Nothing is worse than a person who fills his stomach. It should be enough for the son of Adam to have a few bites to satisfy his hunger. If he wishes more, it should be 1/3 for his food, 1/3 for his liquids, and 1/3 for his breath." Effects of fasting on the brain. Professor Mark Mattson at Johns Hopkins University, Chief of the Laboratory of Neuroscience with the National Institute on Aging. He has published a number of papers that can explain how fasting 2 times a week can reduce the chances of developing Alzheimer's and Parkinson's disease, which are on the rise. We've known for quite some time that alterations to one's diet impacts brain functionality. Neuroscientists have found that overfed brains are more likely to become impaired. Mattson reports that fasting causes an array of neurochemical alterations in the brain. Abstaining from food boosts cognitive function, decreases inflammation, and helps one cope with stress. Fasting is the equivalent of issuing a challenge to one's brain. The brain responds by modifying stress pathways and consequently reducing the risk for various diseases. A person who fasts empowers his brain to boost its protein production and catalyze the growth of neurons and bonds between neurons. Memory ability and learning aptitude increase in response to fasting as it stimulates the creation of ketones in mitochondria in neurons/nerve cells. Fasting even bolsters the fortitude of synapses. In some instances, fasting helps create new nerve cells from the hippocampus's stem cells. Fasting for DNA repair. Professor Mattson has also found that those who practice fasting are more likely to enjoy enhanced nerve cells that repair DNA. Fasting can protect the immune system, as refraining from food consumption helps stem cells self-renew from a dormant state. Fasting essentially destroys old, compromised immune cells and catalyzes stem cells to form a brand new, perfectly healthy cells. In 2007, a scientific review of studies centered on fasting was printed in the American Journal of Clinical Nutrition. The review determined that fasting is an effective means of reducing cancer as well as cardiovascular disease. The article also provided evidence that fasting has the potential to treat diabetes. It is clear that fasting boosts the brain's health and functionality as well as the integrity of the cells throughout the body. The problem? You'll most likely never hear about any studies performed by the pharmaceutical industries or any food companies regarding the merits of fasting. Their agenda is clear: encourage human beings to overeat and sell them pharmaceuticals to alleviate the negative consequences of such a gluttonous diet. However, you do not have to eat 3 square meals each and every day. You have the power to read about the benefits of fasting and incorporate this knowledge into your everyday life. To conclude, as time goes on, science will continue to uncover information that supports the Muslim way of life. Professor Mark Mattson mentioned some powerful life-changing benefits that come from fasting twice a week. But fasting twice a week is not a new thing for Muslims.
The Prophet, peace be upon him, used to fast on Mondays and Thursdays every week outside the month of Ramadan. This sunnah is still practiced by millions of Muslims all over the world who continue to benefit in ways they didn't even know. तो फ्रेंड्स, ये कुछ फायदे हैं जो फास्टिंग के थ्रू होते हैं हमें। और देखा आपने कि फास्टिंग का किसी भी धर्म के साथ, किसी भी रिलीजन के साथ कोई लेना देना नहीं है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो या कोई भी धर्म हो, फास्टिंग का महत्व सब में है। फास्ट सभी करते हैं कभी ना कभी, किसी ना किसी। तो हर धर्म के जो उसके अंदर भी हमें फास्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है। तो कुछ बेनिफिट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ फटाफट। बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग, ये मैंने आपको बताया कि हमारे सारे सेल्स की और हार्मोन्स की फंक्शनिंग के लिए इट इज़ वेरी गुड, बिकॉज क्योंकि सारे टॉक्सिन्स रिमूव हो जाते हैं। वेरी सिंपल, है ना। जब टॉक्सिन्स रिमूव होंगे तो आपका इंसुलिन लेवल बढ़ेगा, आपके हार्मोन्स प्रॉपर तरीके से काम करने लगेंगे, सेल्स की रिपेयर होगी, क्योंकि हीलिंग जो है हमारी लाइफ फोर्स है वो प्रॉपर सेल्स के अंदर तक की हीलिंग करनी शुरू करेगी। सबसे छोटा होता है सेल हमारी बॉडी का सबसे छोटा पार्ट है, तो सबसे पहले हील उसी की होगी। और एक एक करके जब सेल्स इंप्रूव होना शुरू होंगे तो धीरे धीरे सारे टिश्यू, सारे ऑर्गन सब ठीक होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद वेट लॉस के लिए दिस इज वेरी गुड। वेट लॉस इसी से किया था मैंने, इसी से किया है, जितना किया है इसी से किया है। वेट लॉस इससे और वेट पैक से, दोनों के कॉम्बिनेशन से किया है। ठीक है। डायबिटीज इंप्रूव हो जाएगी क्योंकि इंसुलिन लेवल आपकी इंप्रूव हो जाएंगी। ये सारी कुछ बेनिफिट्स हैं जो आपको फास्टिंग करने से आपको बेनिफिट मिलेंगे, राइट। ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलते ही रहेंगे। ठीक है। तो आज का ये जो मेरा सेशन है कंप्लीट हो चुका है मेरी तरफ से। किसी का कोई क्वेश्चन है या किसी का कोई डाउट है तो प्लीज आप क्वेश्चन करिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है। अगर आप ऑलरेडी फास्टिंग कर रहे हैं और बीच में अगर आपको लगता है कि नट्स आपको खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए, जैसे आपने बादाम है, रात को आपने उसको पानी में भिगो के रख दिया और सुबह उठ के खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, है ना, ग्रीन टी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये सब चीजें अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो देखिए, नट्स जो हैं इक्वल है हमारे ग्रेन्स के बराबर होता है, उतना ही टाइम उसको डाइजेस्ट होने के लिए चाहिए। आप उसको 12 बजे के बाद ले लीजिए। अगर आप 16 घंटे का फास्ट कर रहे हैं और 12 बजे आप अपनी पहली मील ले रहे हैं तो आप 12 बजे के बाद उसको लीजिए। उससे पहले खूब सारा पानी पीजिए, नींबू डालिए, आंवले का पानी पी सकते हैं, अब नींबू का पानी पी सकते हैं, आंवला का रस ले सकते हैं, एलोवेरा का जूस ले सकते हैं, और इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो आप डिटॉक्सिफिकेशन वाले जूस ले सकते हैं। फलों का रस नहीं लेना है, मौसमी संतरा नहीं लेना है। ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी का? चलिए ठीक है। और कोई क्वेश्चन अगर नहीं है तो मैं फिर ये आज का सेशन क्लोज करता हूँ, और कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।